सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सबका अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार BA द्वितीय वर्ष में निर्धारित नाटक एवं एकांकी विषय पर व्याख्यान हेतु प्रस्तुत हूँ। आज जो मेरा लेक्चर का टॉपिक है वो है भुवनेश्वर जी द्वारा लिखित एकांकी ऊसर। ऊसर के बारे में हम अपने पूर्व के व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। अब आज ये जो व्याख्या माला है इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जो गृहस्वामी है और युवक है, इनकी जो आपस में जो वार्तालाप है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन इनका जो वार्तालाप है, इससे हम अब तक नहीं समझ पाए हैं कि आखिर ये चाहते क्या हैं। आगे हम जैसे जैसे इस एकांकी की व्याख्या में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम इसको समझते चले जाएंगे। तो आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इस एकांकी का जो व्याख्या भाग है उसमें बढ़ते चले जाइए। चलिए शुरू करते हैं। युवक और गृहस्वामी के बीच का जो वार्तालाप है वो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। युवक है वो कहता है कि आप कुछ किस्सा कह रहे थे, तो गृहस्वामी बोलता है और गृहस्वामी उन्हें अपनी जो लखनऊ में हिंदू मुसलमानों की जो वार्ता है वो सुना देता है पूरी। आगे गृहस्वामी बोलता है, बेबी का क्या घूमने गया है? युवक अवाक सा, तो हम लोग 9 बजे तक क्या करेंगे? छोटी लड़की कहती है धीमे से, अब 7:30 बजे हैं। वो धीमे से अभी 7:30 बजे हैं कह देती है कि 1.5 घंटा भी बचा हुआ है। गृहस्वामिनी, रिकॉर्ड सुनिएगा, पर कोई नया रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं। युवक, रिकॉर्ड यानी कोई नया गाना हो वो। युवक ओठ दबाकर, कोई गाना ही गाएं। लड़कियां खासकर बड़ी शर्माती हैं बहुत ज़्यादा। गृहस्वामी, ओ बेटियों गाओ न, गाओ न, बेटियों गाओ। मोटी रमणी, आप गाइए, इन बेचारियों को क्या आता है? वो अपनी बेटियों की जो आधुनिकता है उस पर पर्दा डालती है। गृहस्वामी, ओहो, तो आप ही गाइए, बेटियों को नहीं आता तो बेटियों की माँ गाएगी। सब इसे पढ़ते हैं और एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता है। युवक की तरफ देखकर, अब तुम कोई अपना विलायत का किस्सा सुनाओ कि तुम विदेश में तुमने क्या क्या किया, वो बताओ। युवक ऊबा हुआ सा, विलायत का किस्सा? आप लोग ब्रिज खेलते हैं? मोटी रमणी कहती है, ब्रिज एक खेल होता है, उसके बारे में वो युवक बोलता है। मोटी रमणी बोलती है, ये लड़कियां खेलती हैं। इनके दादा है, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया पर मुझे आया ही नहीं, बहुत प्रयत्न किया उन्होंने। गृहस्वामी, ब्रिज क्या होता है? आइए डैश डैश डैश। गृहस्वामिनी एक बारगी उठकर भीतर जाना चाहती है। मोटी रमणी कहती है, कहाँ आए? गृहस्वामी कहता है, कहाँ कहाँ? आगे देखिए। गृहस्वामिनी, द्वार के पास रुककर आप लोगों के लिए कॉफ़ी ऑफ़ी ही मंगाऊं कि आपके लिए मैं कॉफ़ी का इंतज़ाम करूं? कम से कम ये तो मेरे लिए एक शिष्टाचार है। मोटी रमणी, कॉफ़ी क्या होगी, बैठिए बातें करें, अभी तो खाना है। यानी अभी तो खाना है और
अभी कॉफ़ी की हमें आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। सब फिर हंस पड़ते हैं और घड़ियां देखते हैं और सन्नाटा हो जाता है एक बार पुनः। गृहस्वामी युवक से, राजा जी तुम आज ट्यूटर से बात कर लेना। वो जो गृहस्वामी है अपने पुत्र को प्यार से राजा जी बुलाता है और उसे कहता है कि तुम अपने ट्यूशन टीचर से बात कर लेना आज, वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आजकल ट्यूटर मिलना ही बहुत बड़ी मुसीबत है। मोटी रमणी, ट्यूटर कौन? गृहस्वामी बोलता है, बेबी के लिए रखा है, बवाल जान हुआ जा रहा है, बेवजह बिना बात का जंजाल बना हुआ है कि आजकल अच्छा पढ़ाने वाला व्यक्ति भी बच्चों के लिए नहीं मिल पाता है। गृहस्वामी मुस्कुराते हुए, वह समझता है कि वह हम लोगों से बहुत ऊंचा है और जो नौकर मालिक का संबंध हम में है वह इनकदा हमको छोटा बना देता है। देखिए कि वह उस हमारा उस कद को छोटा बना देता है। दोबारा देखिए इसको। गृहस्वामी मुस्कुराते हुए कह रहा है कि वह समझता है कि वह हम लोगों से बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, और जो नौकर मालिक का संबंध हम में है वह बहुत ही हमें इससे छोटा बना देता है कि वह हमारा मुकाबला भी नहीं कर सकता। यानी वो अपने आप को छोटा और उसको बड़ा कहना चाहता है, क्योंकि आजकल जो ट्यूशन टीचर हैं वो मिलते नहीं हैं, इसलिए उनका जो कद है वो अपने आप ही बड़ा हो गया है। उनका पाक ख्याल है, बिल्कुल साफ ख्याल है कि वह हम लोगों के साथ एक इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट, एक बौद्धिक परीक्षण कर रहे हैं। कुछ समझदारी से और कुछ नासमझी से लोग इस विचित्र आदमी पर खुश हो रहे हैं। कुछ को तो पता ही नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है, कह क्या रहे हैं वो, लेकिन कुछ लोग इसी नासमझी के कारण खुश हो रहे हैं। केवल युवक गंभीर है, वही गंभीरता से इन बातों को सुन रहा है। गृहस्वामी, उन्हीं का नहीं, आज सब जवान आदमियों का यह हाल है कि वे किताबों के अध कचरे असर से बगावत तो करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते। और मैं आपसे पूछता हूँ, यानी वो कहता है कि जो अध कचरा ज्ञान जो किताबों में है, जो वास्तविक ज्ञान नहीं है, केवल किताबी ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक नहीं बन सकता और ना ही समाज की समस्याओं का हल वो कर सकता है। वो समाज से जुड़कर समाज की गहरी जड़ों तक जाकर वो उनका समाधान कर सकता है। ऐसी बातें गृहस्वामी कहना चाहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक बार की युवक की ओर देखकर नज़र हटा लेता है एकदम से, वो अपने पुत्र की तरफ से नज़र हटा लेता है। यह बगावत किसके खिलाफ है? आप नेचर से बैर कर सकते हैं कि ये जो आपका विरोधाभास है ये किसके खिलाफ है? आप नेचर से बैर कर सकते हैं, आप जो प्रकृति है उससे बैर कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की जो ताकत है उसके साथ आप लड़ नहीं सकते, नहीं कर सकते। आप छत पर से गिरेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका सर फटने से नहीं रोक सकती। यानी हम प्रकृति से यदि वैर स्थापित करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे या उसका विरोध करेंगे तो प्रकृति हमें दंडित करेगी ही करेगी, उससे हमें कोई रोक नहीं सकता। एक बार की धीमा पड़कर तुम उन्हें समझा देना, और कहता है कि तुम बच्चे को समझा देना और उसके ट्यूटर को भी समझा देना कि वो इस तरह का कार्य ना करे। गृहस्वामी, मुझे तो आपकी बात पसंद आई कि विक्टोरिया जैसी मलिका कोई हो जाए तो अभी सब ठीक हो जाए, वही बातें फिर लौट आएँ। यानी गृहस्वामी ने कह रही है कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं पुनः लौट जाएं तो सारा काम सही हो जाए। मोटी रमणी बोलती है, मोटी रमणी कहती है गर्व से तनकर, लिखा है यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसा राजा हो वैसे ही उसकी प्रजा होती है, और राजा यदि अपनी प्रजा को खुश रखता है तो वह महान राजा कहलाता है। राजा तो ईश्वर है, तो राजा को अपनी प्रजा को खुश रखना ही चाहिए। गृहस्वामी, खैर मैं तो यह नहीं मानता कि जैसे यथा राजा तथा प्रजा वाली बात मैं नहीं मानता।
युवक ऊबा सा, आइए कुछ खेलें। गृहस्वामी, ताश से तो मुझे नफरत है, बिल्कुल छिछोरा खेल है ये तो, मुझे इससे नफरत है। गृहस्वामी ने, फिर क्या खेलें, तुम ही बताओ। मोटी रमणी, मैं एक खेल बताती हूँ, हम लोग खेला करते थे। इनके पापा, हम बीबी जी वगैरह सब लोग उसकी तरफ गौर से देखते हैं। एक आदमी, जैसे मैं कुछ चीज़ों के नाम लूँ, जैसे कमरा, छोटी लड़की चटक आवाज़ में, नहीं ऐसा नहीं, सब लोग एक एक कागज़ और पेंसिल ले लें, और कुछ लोग नहीं। एक आदमी बिना सोचे कई चीज़ों के नाम ले, जैसे कमरे, और हम लोग उन सब लफ्ज़ों को सुनकर एकदम जो उनके मन में आए अपने कागज़ पर लिख लें, फिर सबके कागज़ पढ़े जाएंगे। यानी वो एक अनोखा और नया खेल खेलने की बात उनसे कहता है कि छोटी लड़की समझाती है कि इस तरह से एक खेल खेला जा सकता है। युवक, क्या खेल है, अपने को संभाल कर, यह तो अच्छी खासी साइकोलॉजिकल स्टडी है कि आपका मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। गृहस्वामी ने उत्साह से, मैं कागज़ लाती हूँ। भीतर जाती है और जरा देर में चिट्ठी के लिखने का पैड लेकर आती है। लड़कियां इस बीच में आपस में कुछ फुसफुसाती हैं। गृहस्वामी निर्विकार बैठा है, केवल युवक अनमना सा है। गृहस्वामी ने, लीजिए। युवक पैड लेकर सबको कागज़ देता है। दोनों लड़कियां कागज़ लेती हैं और फौरन रख देती हैं। मोटी रमणी भी कागज़ लेती है और फौरन रख देती है, पर फौरन ही कुछ कहती भी है। तो ये जो देखिए आप विद्यार्थियों, इनका जो वार्तालाप है, इससे आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। आगे का जो व्याख्या भाग होगा उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एकांकीकार का उद्देश्य क्या है। आज की एकांकी को आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।